9th के फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 20 है। पार्ट 19 में तुम लोगों को हम बतला चुके हैं भार की परिभाषा, लेकिन गुरुत्व बल भार, हाँ गुरुत्व बल और भार, ये दोनों का आपस में क्या संबंध है 19 में पढ़ा दिए हैं। पार्ट 20 में जस्ट रिवीजन होगा, एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा देना है इसमें, इसीलिए इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो चलो भार की परिभाषा को अभी छोड़ो, सबसे पहले कुछ सामान्य जीवन में होने वाली घटना को देखो। सामान्य जीवन का अर्थ ये हुआ हम लोग डेली मतलब जीवन जो जीते हैं उसमें भार से संबंधित बहुते घटना होती है। जैसे हाथ में बाल्टी उठाओ, खाली बाल्टी, पानी लाने के लिए जाना है कहीं, मान लो 10-15 मीटर या बगले से कहीं से, तो खाली बाल्टी उठाओ और कुछ दूर पैदल चलो और फिर उसमें पानी भर दो तब पैदल चलो। दोनों स्थिति में कौन सी स्थिति है जिसमें हमको भारी लगता है? तो भरी पानी से भरी हुई बाल्टी भारी लगता है और खाली बाल्टी हल्का, भारी नहीं लगता, हल्का लगता है। तो भारी से बना है भार। अगर हम लोगों को 5 किलोग्राम चावल लाना है कहीं से, तो एक बड़ा पॉलीथीन में 5 किलो लिए तो आराम से लेकर के चलते हैं। आराम से नहीं चलते हैं, पहले 1 किलो चावल लो पॉलीथीन में, हथेली में लटका करके इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ। फिर 2 किलो का लो, फिर 3 किलो का लो, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, मेरे कहने का मतलब है फिर 4 किलोग्राम चावल लो एक पॉलीथीन में। इसी तरह हम लोग किलोग्राम मतलब चावल का द्रव्यमान मास बढ़ाते जाते हैं तो वह धीरे धीरे भारी लगने लगता है। अगर 20 किलोग्राम का चावल, 20 किलोग्राम चावल हम लोग अपने हथेली से पॉलीथीन नहीं झोला में एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो ऐसा महसूस होगा बहुत भारी है। फिर उसको उठा करके लोग माथा पर रख लेता है तो थोड़ा कम भारी बुझाता है, उतना ही भारी बुझाता है, लेकिन माथा का क्षेत्रफल ज़्यादा है और उंगली का क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ प्रेशर वाली बात आ जाती है। इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। तो मुख्य रूप से इस पर देखो उदाहरण, जैसे ये हथेली है, उंगली है, समझा, ये मनुष्य का हाथ है, तो ये उंगली है, इसमें एक बाल्टी टंगी हुई है और ये बाल्टी ऐसे टंगी हुई है, ये हुक लगा हुआ है, ये जो है ना, और हम लोग उंगली में ऐसे बाल्टी टांगे हुए हैं। तो ये बाल्टी, इसमें पानी है, इस बाल्टी पर पृथ्वी के केंद्र के द्वारा बल लगाया जाता है अपने केंद्र की ओर, यानी पृथ्वी के द्वारा इस पर जो फोर्स लगता है केंद्र की ओर, उसी को न गुरुत्व बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर मान लो पृथ्वी का केंद्र है, तो इस केंद्र की ओर पृथ्वी हथेली में लटकी हुई बाल्टी को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है तो बल लगाती है, तो मान लो वह बल F है। ये पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लगाया जाता है बाल्टी पर, F बल। तो बल की दिशा क्या है केंद्र की ओर? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार ये बाल्टी भी, भरी हुई बाल्टी, इस पर कितना बल लगाएगा? वही बल लगाएगा F। अगर हथेली पर नहीं है ये, तब तो बाल्टी पर बल लग रहा है पृथ्वी का गुरुत्व बल, ये सीधे नीचे की ओर गिर जाएगा। और क्यों गिरेगा? तो ये इन बातों की व्याख्या हो चुकी है। इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा ना, त्वरित हो जाएगी और पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो इसका 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो इस बाल्टी पर, बाल्टी का 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान
कैपिटल एम, लेकिन बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम जी mg, डायरेक्ट 100 न्यूटन है ना। तो ये हो जाएगा एफ का मान यहाँ कितना होगा, 1 मिनट, एफ का मान होगा, एम का मान हुआ 10 किलोग्राम, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अंक को अंक से गुना करो तो ये हो गया 98, ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। यानी पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्व बल लगाया जाता है, यानी गुरुत्व बल का मान कितना है, 98 न्यूटन। पृथ्वी के केंद्र की ओर 98 न्यूटन का बल इस बाल्टी पर लग रहा है। तो बाल्टी भी विपरीत दिशा में न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार कितना बल लगाएगा, ये लगा रहा है 98 न्यूटन नीचे की ओर, तो ये ऊपर की ओर 98 न्यूटन का बल लगाएगा। तो ये ऊपर की ओर 98 न्यूटन का बल लगाएगा, लेकिन वास्तव में बाल्टी बल लगा रहा है, बाल्टी नहीं बल लगा रहा है 98 न्यूटन, नहीं, पृथ्वी तो बाल्टी पर 98 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन ये बाल्टी देखो उंगली पर लटकी हुई है, लटकी हुई है जी। तो उंगली पर अगर नहीं लटकी रहती तो ऐसी स्थिति में बाल्टी नीचे की ओर गिर जाती। तो ये उंगली पर जो लटकी हुई है, तो उंगली ऊपर की ओर, ये पृथ्वी नीचे की ओर केंद्र की ओर बल लगा रहा है तुमको बाल्टी पर। अब बाल्टी चूंकि हुक से यहाँ उंगली से लटकी हुई है, तो ये लटकी नहीं रहती तब तो गिर जाती, और चूंकि लटकी हुई है इसका मतलब ये बाल्टी को नीचे की ओर खींचता है। तो ये हुक जो लगा हुआ है मतलब पकड़े हुए हैं, तो ये उंगली पर बल लग रहा है, हथेली पर बल लग रहा है नीचे की ओर 98 न्यूटन, और हथेली विपरीत दिशा में बल लगाता है। बल तो एंटी डायरेक्शन में लगता है, विपरीत बल। तो ये भी उंगली के द्वारा 98 न्यूटन का बल लगाया जाता है, चूँकि 98 न्यूटन नीचे की ओर और हथेली के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाता है, जिसके कारण ये संतुलित रहता है, यानी नीचे नहीं गिरता है ना। ऐसी बात कल्पना करो, ये युवा आदमी का हाथ है, एक 3 साल के बच्चा के हाथ में ये भरी हुई बाल्टी पकड़ा दो तो क्या होगा, बाल्टी नीचे गिर जाएगा, तब कहोगे संतुलन नहीं रहा, नहीं न रहा। तो हम अपनी हथेली से बाल्टी को, भरी हुई बाल्टी को ऐसे रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो हथेली पर नीचे की ओर पृथ्वी बल लगाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हमारी हथेली उतना ही बल ऊपर की ओर लगाता है। तो एक स्थिति यह है, एक दूसरी स्थिति पर आओ। अब यही हथेली है, इस पर एक ईंट रख दो, ये भी है 10 किलोग्राम का, ठीक है। समझ गए, एक उदाहरण तो तू सुनो न क्लास, इस पर कुछ और बातें बतलाते हैं। पृथ्वी का ये केंद्र है, तो पृथ्वी कहाँ पर बल लगा रहा है बोलो, हथेली पर बल लगा रहा है डायरेक्ट। हथेली पर द्रव्यमान है तो ये बात अलग है, लेकिन हथेली पर नीचे की ओर बल लगा रहा है और ये हथेली ऊपर की ओर बल लगा रहा है। तो अब यहाँ आ जाओ, ये एफ बल लगा रहा है पृथ्वी का केंद्र, तो हथेली के द्वारा विपरीत दिशा में एफ बल लगाया जाता है, जिसके कारण स्थिति संतुलित है। हथेली ऊपर की ओर बल लगाता है और ये ईंट है 10 किलोग्राम का, तो ईंट पर ऊपर की ओर बल लग रहा है हथेली के द्वारा। तो ईंट के द्वारा अब हथेली पर नीचे की ओर बल लगेगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। तो ईंट के द्वारा नीचे की ओर बल लगेगा, हथेली के द्वारा ईंट के द्वारा कितना बल लगेगा, समान बल लगेगा। हथेली ऊपर की ओर एफ बल लगा रहा है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार ईंट भी हथेली पर
विपरीत दिशा यानी नीचे की ओर बल लगाएगा, हथेली पर लगाएगा ना। ये है ईंट, तो ये हथेली पर नीचे की ओर बल लगाएगा, ये भी लगाएगा तुमको F बल लगाएगा। यानी ये तीनों बल एक समान है। जितना बल नीचे की ओर पृथ्वी लगाती है किसी पिंड पर, उतना ही बल वह पिंड यानी हाथ ऊपर की ओर लगा रहा है, ईंट ऊपर की ओर लगा रहा है, हाथ ऊपर की ओर लगा रहा है ईंट पर, तो विपरीत दिशा में ईंट भी बल लगाएगा। तो इसीलिए ये 10 किलोग्राम का है। ईंट का द्रव्यमान तू बढ़ा दो तो बल बराबर होता है तुमको F बराबर mg। टेन लीजिए ना मान। नहीं देखो, जी का मान कांस्टेंट है, अस्थिर है। अगर हम लोग यहाँ पर m का मान 10 किलोग्राम लिए ना, 98 न्यूटन। तो ये आया था कितना, 98 न्यूटन। F बराबर 98 न्यूटन। m का मान 10 है, 10 किलोग्राम है। तो अगर मान लो 10 के बदला और बढ़ा दे, m का मान अगर मान लो 20 किलोग्राम कर दिए, तब पृथ्वी के केंद्र के द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, यानी कितना गुरुत्व बल लगेगा। तो F बराबर mg, तो m हुआ 20 किलोग्राम, g हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 196। तो 98 दूनी 196, शून्य होगा दशमलव के चलते कट जाएगा। इतना किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर का अर्थ न्यूटन। इससे ये क्लियर होता है द्रव्यमान जितना अधिक बढ़ेगा ईंट के द्वारा, उतना ही अधिक हथेली पर बल लगाया जाएगा। है नहीं बात। और इसी ये ईंट का द्रव्यमान बढ़ रहा है तो हथेली पर लगाया गया बल भी बढ़ रहा है। ऐसे बाल्टी में कम पानी लो और अधिक पानी लो, तुम द्रव्यमान ज्यों ही बढ़ेगा तो हथेली पर अधिक बल का हम लोग फील करेंगे, अधिक बल लग रहा है, हम लोग कहेंगे भारी लग रहा है। और ये ईंट का द्रव्यमान बढ़ा दिए, एक के बदला इस पर एक ईंट और रख दिए, फिर एक ईंट रखे, तो ज्यों ज्यों द्रव्यमान बढ़ेगा तो हम लोगों के हथेली पर या माथा पर ही ईंट रखे तो हम लोगों को भारी ज़्यादा लगने लगेगा। तो यही भारी ज़्यादा लगता है तो भारी से बना है भार, समझा। भारी से बना है भार, वेट। तो अब भार की क्या परिभाषा होती है, ये क्लियर है ना। द्रव्यमान के बढ़ने से ही, मतलब द्रव्यमान के बढ़ने से और द्रव्यमान के घटने से भारी और हल्का होने का संबंध किससे है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका मतलब ज़्यादा भारी लगेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो कम भारी लगेगा। जी का मान यहाँ कांस्टेंट है, यानी हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यह चंद्रमा पर जाएंगे तो जी प्रभावित होता है। पृथ्वी पर थोड़ा सा अंतर है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में और ये ध्रुवीय क्षेत्र में थोड़ा सा जी का मान अंतर है। एक जगह है 9.78 तो एक जगह है 9.83। इसको ऐसे समझो, एक आदमी के पास है 9 रुपया 78 पैसा, एक आदमी के पास है 9 रुपया 83 पैसा, तो 5 पैसा का डिफरेंस है, बहुत हल्का डिफरेंस है ना। तो जी का मान पृथ्वी पर लगभग ये एवरेज मान 9.8, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी पर फिक्स है। लेकिन पृथ्वी पर कहीं भी हम लोग जाएंगे तो भारी का होना और हल्का होना किस पर, जी तो फिक्स है, इसका मान ही नहीं बदलेगा पृथ्वी पर। तो सिर्फ हम लोगों के हथेली पर या माथे पर कोई भी सामान भारी हो या हल्का हो, इसका संबंध सिर्फ द्रव्यमान से है ना इसी बात। तो देखो, भार का परिभाषा होता है भार, तो वस्तु का भारी या हल्का होना उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसमें दो मत नहीं ना है। और उसका द्रव्यमान यानी द्रव्यमान का संबंध फोर्स से है, फोर्स का संबंध द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण से है। तो m बढ़ेगा
ये फिक्स है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पता है कितना एम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो घुमा फिरा करके फोर्स का संबंध हो गया भारी और हल्का होने से। अरे एम है तुमको फोर्स के फार्मूला में ही, तो एफ बराबर एम जी। एम बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, एम बढ़ने से भारी होगा, यानी भारी होना और हल्का होना का संबंध इस फोर्स से है। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? गुरुत्वीय बल है ये, है ना। तो भार की जो परिभाषा होती है, किसी पिंड को या किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी के उस गुरुत्वीय बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। अब हम लोग ईंट का भार निकाले, 10 किलोग्राम था, तो ये कितना हुआ फाइनली? 98 न्यूटन। ये वस्तु हाँ। या बल वस्तु का 98 न्यूटन। चूंकि परिभाषा फिर एक बार सुन लो, किसी भी पिंड का द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान, सॉरी, किसी भी पिंड या वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है, जिस फोर्स से, उस फोर्स को उस पिंड का भार कहते हैं। अब 10 किलोग्राम वाला पिंड को खींच रहा है 98 न्यूटन के बल से, तो 98 न्यूटन कहा जाएगा, इसका भार है, इस पिंड का भार है। हम लोगों पर 1 किलोग्राम पर कितना, देखो जैसे एक आम का दाम 5 रुपया, तो आप सैकड़ों आम का दाम निकाल सकते हो एक एक नियम से। तो जैसे एफ बराबर एम जी होता है, इस पर थोड़ा सोचो, ये परिभाषा हम लिख देते हैं, इसका इकाई ये मात्रक भी। लेकिन एक बात, अब मान लो 1 किलोग्राम है कोई पिंड, 1 किलोग्राम का, यानी एम बराबर हो गया 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के पिंड पर हमारी पृथ्वी कितना बल लगाती है? 10। भार पहले देखो, भार का परिभाषा लिख देते हैं, लिखा रहेगा तब समझाएंगे तो और अच्छा कंसेप्ट आएगा। चलो देखो लिख दिए हैं, पृथ्वी या अन्य आकाशीय पिंड, सिर्फ पृथ्वी नहीं, हम लोगों का पृथ्वी पर तो भार होगा ही, और चंद्रमा पर भी तो भार होगा। तो पृथ्वी कोष्ठ में लिख दिए हैं, या अन्य आकाशीय पिंड, कोई भी आकाशीय पिंड किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। माना कि एम द्रव्यमान वाले, ये एम द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी एफ बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, ये एफ बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो इस एफ का मान एफ बराबर एम जी होगा। चूंकि एम द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी एफ बल लगा रहा है, ये पृथ्वी एफ बल लगा रहा है, अतः पिंड का भार किसको कहते हैं? तो उस पिंड पर लगते हुए गुरुत्व बल को। तो पिंड का भार बराबर, इस पिंड का भार बराबर उस पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल होगा। तो पिंड के भार को हम लोग वेट W से सूचित करेंगे। ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल F, यानी W बराबर F, तो W बराबर F बराबर mg होता है। तो W बराबर mg, अपना फार्मूला याद रखना है ना। और देखो भार का मात्रक क्या है? तो W का जो ये भार का, W का यानी भार का जो मात्रक होगा बराबर बल का जो मात्रक होगा। तो क्लियर है, भार का मात्रक न्यूटन होगा। एक लाइन ये भी लिख देते हैं यहीं पर, भार के मात्रक। अब देखो भार का मात्रक लिख दिए हैं, इसको समझ गया। तो भार का मात्रक गुरुत्वीय बल का मात्रक यानी न्यूटन, गुरुत्वीय बल क्या? बल का मात्रक। तो इसको तू लोग उतारो, तब पार्ट ये वाला बी वाला। अब यहाँ इस चित्र पर ध्यान दो। तो यहाँ हम लोग खड़ा हो करके, समझा, यहाँ पर खड़ा हो जाए, मान लो 2-3 मीटर 4 मीटर ऊंचा जगह पर ये पिंड है, ये
खड़ा होकर के हम लोग ऐसे हाथ लगा करके इसको रोक दे, समझ गया? तो मान लो इसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो इस पर कितना बल हम लोग जोड़े थे? 98 न्यूटन बल लगेगा। ये 98 न्यूटन का बल नीचे की ओर लग रहा है। F बराबर था 98 न्यूटन। अब हम लोग यहाँ हथेली से इसको रोके हुए हैं, इसका मतलब हमारी हथेली पर ये भी तो 98 न्यूटन बल नीचे की ओर लग रहा है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से ठीक विपरीत दिशा में ये भी 98 न्यूटन के बल से खींचेगा, इसको ऊपर की ओर खींचेगा ना, फिर भी वह गिर जाता है पिंड। तो ये तो कारण बतला दिए हैं, पृथ्वी में एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं कर पाता है, नगण्य। इसका एक्सेलरेशन का मान बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए बहुत तेज गति से गिरता है। तो इस गिरते हुए वस्तु के नीचे हम लोग हथेली लगा दे तो पर भी तो 98 न्यूटन का बल इस पर ये लगा रहा है, पृथ्वी का केंद्र। हथेली लगा देंगे तो ये जो 98 न्यूटन का बल पृथ्वी नीचे की ओर लगा रहा है, तो ये 98 न्यूटन का बल हमारी हथेली पर लगेगा नीचे की ओर। हथेली चूंकि इसको गिरने नहीं दे रहा है, तो हथेली पर ये 98 न्यूटन का बल लगाएगा, तो हथेली भी इस पिंड पर ऊपर की ओर 98 न्यूटन का बल लगाएगा। तो हमको भारी लगे ना लगे, इससे आगे वाला पॉइंट सुनो। अगर इसका हम लोग 10 किलोग्राम से अब 20 किलोग्राम कर देते हैं तो बल भी दुगुना हो जाएगा। वो कैलकुलेट किए थे ना, ये तब लगाएगा 196 न्यूटन का बल पृथ्वी इस पर, ये भी नीचे की अपने ओर लगाएगा 196 न्यूटन का बल। तो पृथ्वी देखो पहले 98 न्यूटन का बल पृथ्वी इस पर लगा रही थी, अब सीधा दोगुना बल लगा रहा है ना। ऐसी बात, एक हथेली से इसको दाबो, एक और कोई हथेली से इसको नीचे की ओर बल लगाएगा नीचे की ओर, तो भारी, हम इसको रोक रहे हैं तो भारी लगबे करेगा। एक ईंट रखो 10 किलोग्राम का, तो 98 न्यूटन का बल ये ईंट हथेली पर लगा रहा है ना। ठीक से समझ रहे हो ना। अब फिर जब ये 2 ईंट देंगे 20 किलोग्राम हो गया, तो ये 196 यानी दुगुना बल लगा रहा है, तो दुगुना भारी लगेगा। तो ये भार वस्तुतः किसी भी पिंड का पृथ्वी के केंद्र के द्वारा लगाए गए अपने केंद्र की ओर बल होता है, फोर्स होता है। अब इस पर आओ, ये क्वेश्चन बी, 1 किलोग्राम भार किसे कहते हैं? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु के भार को 1 किलोग्राम भार कहते हैं। संकेत में से किलोग्राम, WT का अर्थ हुआ वेट, 1 किलोग्राम भार। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा अभी, इसलिए देखो W बराबर mg, यहाँ m का मान अगर m बराबर हम लोग 1 किलोग्राम ले तो W बराबर m का मान 1 किलोग्राम गुने g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंक को अंक से गुना करेंगे तो ये हो गया 98 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, तो 9.8 न्यूटन। समझा? तो 1 किलोग्राम का अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, तो इस पर कितना न्यूटन का बल लगता है पृथ्वी के केंद्र के द्वारा? 9.8 न्यूटन। तो एक आम का दाम 5 रुपया, तो 5 आम का दाम 5 गुने 5 25 रुपया। तो अगर मान लो तुम्हारा द्रव्यमान है 40 किलोग्राम, तो तुमको पृथ्वी किस गुरुत्व बल से खींच रही है? 98 न्यूटन। तो इसका मतलब सीधे गुना कर देंगे, 40 किलोग्राम है ना, तो W बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 40 देंगे
40 किलोग्राम गुने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 98 दूनी 196 दूनी 392 392 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन। तो 392 न्यूटन। तो अब इससे अपना अपना अंदाज़ा लगा लो। हम लोग पृथ्वी पर बैठे या कूदे या कहीं घूमे, अपने द्रव्यमान के अनुसार यह जानकारी मिल गई जो हम लोगों पर पृथ्वी कितना बल लगाती है। तो जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका उस पर उतना ही अधिक बल लगाएगा, है ना इसी बात। एक बच्चा जब पैदा लेता है तो एवरेज 2.5 किलोग्राम वेट रहता है। तो 2.5 यानी 2 किलोग्राम रखोगे तो 196 यानी 19.2 न्यूटन का बल लगाता है। तो गोदी में जब हम लोग इसको लेते हैं तो वह बहुत हल्का लगता है, क्योंकि बच्चे के द्वारा हथेली पर लगाया गया बल बराबर बच्चे पर पृथ्वी के केंद्र के द्वारा लगाया गया बल, दोनों समान होगा। तो बच्चा का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, तो इसी से निकाल लो लगभग 19 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दो 196 दूनी 196 19.5 न्यूटन का बल मात्र लगेगा नीचे की ओर, इसीलिए हमें कम भारी लगेगा। बच्चा लगता है ना बहुत कम भारी, वही बच्चा जब 20 साल का हो जाए तब इसको गोदी में उठाओ, उसका द्रव्यमान हो गया 20 साल में 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम को अब 9.8 से गुना करो तो बहुत हो जाएगा। तो उस पर पृथ्वी बहुत बल लगाएगी नीचे की ओर, केंद्र की ओर। हथेली पर लगेंगे तो नीचे की ओर बल लग रहा है ज़्यादा, तो भारी लगेगा ना, क्योंकि हथेली को भी नहीं नीचे गिरने देने के लिए उतना ही बल लगाना होगा जितना बल उस 20 साल के बच्चे पर लगा रहा है पृथ्वी, उसके विपरीत में उतना ही अधिक बल लगाना होगा, इसीलिए वह उतना ही अधिक भारी लगेगा। ये सब उदाहरण दिमाग में आ रही है ना। तो हमको लगता है भार के बारे में तो लोग अच्छी तरह जान गए हो। तो इसके द्वारा क्या निष्कर्ष निकला, इसके द्वारा ये निष्कर्ष निकला जो 1 किलोग्राम का कोई भी वस्तु हो तो उसका भार होता है 9.8 न्यूटन। तो चूंकि ये भार होता है 9.8 न्यूटन, तो भार बराबर 9.8 न्यूटन का अर्थ हुआ 1 किलोग्राम से कम हम लोग लेंगे नहीं, ये तो इकाई हो गया, यूनिट हो गया एक। तो इसी को कहा जाता है मतलब 1 किलोग्राम भार, अर्थात 1 किलोग्राम का कोई वस्तु हो तो इस पर पृथ्वी 9.8 न्यूटन का बल अपने केंद्र की ओर लगाती है, इसलिए भार का मान हो जाएगा 9.8 न्यूटन। एक सबसे छोटा है ना, इकाई है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। किसको? 9.8 न्यूटन को। जो कितने इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 9.8, यानी कितने द्रव्यमान वाला पिंड है? तो 1 किलो द्रव्यमान वाला पिंड। तो इसको कहा गया है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट किसका? तो फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये सबसे छोटा इकाई पर है, 1 किलोग्राम पर निकाला हुआ। तो इसका भी आंसर इसी में लिख देते हैं, इसको समझ गया। तो भार को हम लोग किलोग्राम भार में व्यक्त करेंगे। किसी का द्रव्यमान पूरे होल बॉडी का 60 किलोग्राम है तो हम लोग कहेंगे 60 किलोग्राम भार है उसका, समझा। 80 किलोग्राम है किसी का द्रव्यमान शरीर का तो कहेंगे 80 किलोग्राम भार उस व्यक्ति का है, ऐसे बोलेंगे। समझ गया? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान सबसे छोटा यूनिट है।
इससे कोई बड़े होगा तो तुलना करेंगे। तो इसीलिए ये सबसे इकाई पर लिया गया है, तो इसी को कहा गया है 1 किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम को कहा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले को कहा गया है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। 1 किलोग्राम भार को कहा गया है। तो इसको लिखते हैं, ये सब बतला दिए हैं, इस सब को पढ़ लो। जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु पर पृथ्वी का 9.8 न्यूटन गुरुत्व बल कार्य करता है और वस्तु को 1 किलोग्राम भार वाला वस्तु कहा जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु को 40 किलोग्राम भार वाला वस्तु कहा जाएगा। 200 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु को 200 किलोग्राम भार वाला वस्तु कहा जाएगा। इसके बाद 1 किलोग्राम भार को ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं, जो किसके बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। यानी 1 किलोग्राम भार बराबर, याद रखना, 9.8 न्यूटन एक यूनिट है, इकाई है, इसीलिए 1 किलोग्राम वाट को ग्रेविटेशनल यूनिट कहेंगे। उसको उतार लो, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की बात।